और आज राव साहब कल्याण सिंह जी की इस जयंती में आकर के मुझे उसका बीज, उसका सूत्र प्राप्त होता है कि एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसको सामान्य अक्षर ज्ञान हो, उसने अपने जीवन में किस विजनरी के रूप में काम करते हुए समाज के हर क्षेत्र में प्रजावत्सल शासक के रूप में काम करते हुए समाज को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह के निर्णय किए, फैसले किए, अपनी स्वर्जित जो है वो संपत्ति में से दान करके जो बीज यहाँ शिक्षा का आरोपित किया, आज न केवल वो बीज पल्लवित और पुष्पित होकर के इस सीकर की धरा को, सीकर के शहर को, सीकर के आसपास के क्षेत्र को एक शिक्षा नगरी का दर्जा दिलाने में कामयाब हुआ है, अपितु उनके संस्कार से पूरे देश और दुनिया में अनेक तरह के सामाजिक प्रकल्प जो है वो सीकर की धरती से जन्मे हुए, शेखावाटी की धरती से जन्मे हुए लोगों के द्वारा संचालित हो रहे। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि मुझे आज आप सब के बीच में आकर के कृतज्ञ भाव से उनको भी अपने श्रद्धा सुमन करने का अवसर और सौभाग्य मिला है। मैं इसके लिए भी आयोजकों का हृदय के अंतरतल से जो है अभिवादन करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ, आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ। मित्रों, ये जो कृतज्ञता का भाव है, ये कृतज्ञता का भाव हमें न केवल प्रसन्नता प्रदान करता है, हमें खुशी देता है, अपितु साथ साथ में हमारे जीवन में से अहंकार को मिटाने का भी जो है मार्ग प्रशस्त करता है। और इसी के साथ साथ में कृतज्ञता का ये भाव जो है हमें जीवंत बनाता है, जीवन जो है जीवन प्रदान करता है। आज 136 साल जीवन के पूर्व जो है उनके हो जाने के बाद में और कई दशक उनके देहावसान के बाद में भी इस कृतज्ञ भाव से जो हम सब आज यहाँ एकत्रित होकर के उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, सभी समाज के लोग जो एकत्रित होकर के उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, इससे निश्चित रूप से हमें हमारे संस्कारों में, हमारे जीवन में कहीं न कहीं प्रेरणा देने के साथ साथ में कहीं न कहीं हमें अपने विचारों को एक बार फिर उद्वेलित करके हमें वापस सामाजिक सरोकार के कामों में प्रणीत करने के साथ साथ में हमें अपने जो है एक सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने की दिशा में भी काम किया है। मैं कृतज्ञ मन से जो है आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उनका अभिवादन और अभिनंदन करना चाहता हूँ। मित्रों, राव साहब कल्याण सिंह जी के बारे में बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी तरफ से अलग अलग तरह की बातें कही है। एक 267 साल का सामान्य सा राजवंश और जिसका भूभाग शायद राजस्थान के बड़े प्रिंसली स्टेट्स जो बड़े साम्राज्य थे उनके दृष्टि से बहुत छोटा होगा, इतिहास भी शायद बहुत छोटा होगा, लेकिन जितना धवल और उज्जवल इतिहास इस शेखावाटी का है, हम सब के आदि पुरुष आदिदेव महाराज शेखा जी ने जिस तरह का कीर्तिमान और जिस तरह का यशो गाथा हम सब के लिए प्रेरणा देने के लिए, हम सबको तो अपने आप पर अभिमान करने के लिए, गौरवान्वित महसूस करने के लिए जिस तरह का जीवन उन्होंने जिया, एक सामान्य सी महिला के जो है कि अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने जिस तरह का संघर्ष किया और अनेकों अपने परिवारजनों का जो है का बलिदान करके भी उसके अपमान का बदला लेते हुए यहाँ स्वराज्य की स्थापना की और उसके चलते आज जिस तरह का यश और गौरव हम सबको मिलता है, मैं श्रद्धेय महाराज शेखा जी को भी इस अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूँ। मित्रों, अनेक लोग पिछले शताब्दियों में, वर्षों में, सहस्त्रों वर्षों में लिखित अलिखित इतिहास में, लाखों वर्षों की इस सृष्टि परंपरा में अनेक लोग ऐसे होंगे जो इस धरती पर आए, अपने जीवन को जिया, अपने सामर्थ्य के रूप में साथ में जीवन को जिया और जिस तरह से अपना यथा सामर्थ्य उन्होंने जीवन में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में योगदान किया होगा। लेकिन कुल उंगलियों पर गिनने लायक कुछ लोग मात्र ऐसे होते हैं जिनका जीवन लार्जर देन लाइफ फिनोमिना बन जाता है, जीवन से भी ज़्यादा उनके जीवन का विस्तार हो जाता है। मैं नहीं जानता आदरणीय सुमेधानंद जी की उपस्थिति में, आदरणीय राव साहब की उपस्थिति में मुझे ये टिप्पणी करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं क्षमा प्रार्थना करते हुए ये कहूँगा कि अमरत्व की यदि कोई परिभाषा मेरे दृष्टिकोण से है तो वो ये है कि व्यक्ति जीवन पूरा होने के बाद में, जो उसकी आयुष समाप्त होने के बाद में भी अनेक वर्षों तक उसे स्मरण किया जाए, लोग कृतज्ञ भाव से श्रद्धा सुमन उसे अर्पित करते रहें और निरंतर उनकी स्मृति जो है वो चिरस्थायी बनी रहे। और ऐसे श्रद्धेय स्वर्गीय
राव साहब कल्याण सिंह जी का जीवन लार्जर देन लाइफ फिनोमिना बना। जैसा मैंने कहा कि सामान्य अक्षर ज्ञान के होते हुए भी शिक्षा की महत्ता को जिस तरह से उन्होंने समझा, और शिक्षा के दृष्टि से शिक्षा के क्षेत्र में हाई स्कूल की स्थापना, इंटर कॉलेज की स्थापना, डिग्री कॉलेज की स्थापना, बालिका विद्यालय की स्थापना से लेकर के चिकित्सा के क्षेत्र में, और मैं मानता हूँ कि शायद उस समय में आज से लगभग 100 साल के लगभग पूर्व किसी क्षेत्र में जिस तरह से पशु चिकित्सा के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया, यहाँ पशु चिकित्सालय स्थापित किया, जो अपनी रियाया, अपनी प्रजा, जो इस क्षेत्र में रेगिस्तान का क्षेत्र होने के कारण से, अकाल पीड़ित क्षेत्र होने के कारण से, जो प्रमुखतया पशुपालन पर जिनकी आजीविका निर्भर थी, उन लोगों को सहूलियत प्रदान करने के लिए जिस तरह से अस्पताल का निर्माण उन्होंने कराया, टीबी के सैनिटोरियम का, क्योंकि अभी हाल ही में हम एक पेंडेमिक के दौर से गुजरे हैं, हम एक महामारी के दौर से, वैश्विक महामारी के दौर से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं जैसा मैं कहूँ। लगभग ये वही कालखंड था 1922-23 से लेकर के, और 1926-27 का जब एक शताब्दी पूर्व भी इसी तरह के पेंडेमिक से दुनिया और देश गुजरा था। और उस समय में जो आकलन किया जाता है, जो अनुमान लगाया जाता है कि दुनिया भर में जो कुल मिलाकर के 6 करोड़ लोग काल कवलित हुए थे, उसमें से 2 करोड़ लोग केवल भारत में थे। और उस विभीषिका को झेल करके उस समय में लोगों के दर्द को दूर करने के लिए, दुख को दूर करने के लिए उन्होंने जिस तरह अस्पताल की स्थापना की, टीबी सैनिटोरियम की स्थापना की, मैं मानता हूँ कि इससे बड़ा यशस्वी और दूरदृष्टा जो है सोच और विचार नहीं हो सकता। और इसके अतिरिक्त भी एक सांस्कृतिक जीवंतता अपने शहर और अपनी रियाया को प्रदान करने के लिए उन्होंने जिस तरह से एक टाउन हॉल का निर्माण यहाँ कराया। मित्रों, अगर हम इतिहास को उठा करके देखें और पिछले 100 साल के इतिहास में उस कालखंड के इतिहास का अध्ययन करें, जिस समय राव साहब कल्याण सिंह जी यहाँ थे, मारवाड़ में महाराजा उम्मेद सिंह जी उस समय शासक हुआ करते, जयपुर में राजा मान सिंह जी उस समय सवाई मान सिंह जी शासक थे, उदयपुर में शायद महाराणा फतेह सिंह जी का शासन उस समय हुआ करता था, सयाजीराव गायकवाड़ जो है वो बड़ौदा में शासक थे। और उस समय में जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, जितने भी जो है साम्राज्य इस देश में थे, उन सारे साम्राज्यों के लोगों का उस समय, क्योंकि अंग्रेज़ों का राज्य इस देश में 1857 के बाद में स्थापित होते होते लगभग वो पूर्णता की ओर पहुंच गया था। और उस समय के शासन में आपस के राज्यों के बीच में विभिन्न जो है प्रिंसली स्टेट्स और विभिन्न सरकारों के बीच में उस समय आपसी संघर्ष समाप्त हो गया था। और समाप्ति के साथ साथ में उस समय के जितने रजवाड़े थे, उन रजवाड़ों के लोगों को विदेशों में जाकर के, दुनिया के दूसरे देशों में जाकर के एक्सपोजर मिला था, लोगों को देखने का, वहाँ के वेलफेयर गवर्नमेंट्स को देखने का, समझने का कि सरकार किस तरह से काम कर सकती है, राजा किस तरह से काम कर सकता है अपनी प्रजा के कल्याण के लिए, और भविष्य में उस दृष्टिकोण से अपनी प्रजा को आगे बढ़ाने के लिए, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से योगदान कर सकता है। तो उस समय पूरे देश भर में जो कुछ भी काम उस समय में, जो कुछ भी काम आज हमको दिखाई देता है, अस्पतालों के रूप में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के रूप में या इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जो कुछ भी काम हमें दिखाई देता वो उस समय की इरा में बना होगा। लेकिन मेरे लिए आश्चर्य का विषय, और मैं सोचता हूँ जब मुझे निश्चित ही मेरा आश्चर्य और अधिक बढ़ता है, और राव साहब कल्याण सिंह जी के लिए और अधिक सम्मान मेरा बढ़ जाता है कि ऐसे लोग जिन्होंने जो है विदेशों में जाकर के, यूरोपीय देशों में जाकर के ये सब कुछ देखने का अवसर मिला होगा। उन्होंने ये व्यवस्थाएं की तो शायद उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देख करके की होगी, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसे कहीं ऐसी जगहों पर जाने का भी अवसर नहीं मिला, और राजा होने के साथ साथ में के बावजूद भी संघर्षों से भरा हुआ काल, संसाधनों की सीमितता होते हुए भी उन्होंने जिस तरह से, जिस सोच के साथ में, जिस लक्ष्य के साथ में सीकर के अपनी रियाया को जो है सम्मान, संस्कार, शिक्षा और सुविधा देने के लिए जो काम किया, निश्चित ही अभिनंदनीय है, वंदनीय है। और उसी सब काम ने, उसी सोच ने उस साधारण से व्यक्ति को असाधारण बनाते हुए अमरत्व की ओर आगे बढ़ाने का काम किया। जिस तरह के कानून उन्होंने बनाए, अभी आदरणीय जिला प्रमुख साहिबा उल्लेख कर रही थी कि उन्होंने बेगार बंदी का काम किया। आज माननीय प्रधानमंत्री देश में पिछले 7-8 साल से लगातार देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की चर्चा करते हैं। इस सीकर क्षेत्र में जब मैंने इतिहास को देखा, मैंने पढ़ा, मैं कौतूहलवश और ईमानदारी से स्वीकार करूंगा कि पहले मैंने नहीं पढ़ा था। जब मुझे आमंत्रण दिया तब मैंने कुछ इतिहास के पन्नों को खंगाल करके देखना शुरू किया, और मेरा सिर्फ गर्व के साथ में ऊंचा उठा। मैंने देश के प्रधानमंत्री जी को भी इस बात की चर्चा की, मुझे जब अवसर मिला कि ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आपने दिया है, उसका सूत्रपात 100 साल से भी ज़्यादा समय पहले
मेरे क्षेत्र में सीकर में उस तत्कालीन शासक ने दिया था, और बेग जो है कन्या वध पर, कन्या की हत्या पर उन्होंने कानून बना करके प्रतिबंध लगाया था। और केवल कानून बनाने से किसी विषय का समाधान नहीं हो सकता, किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। बिहेवियर चेंज के लिए हमें इंसेंटिवाइज करना पड़ता है, हैंड होल्डिंग करनी पड़ती है, उसका हाथ थामने की आवश्यकता होती है। और उस समय के गरीब लोग जिस डर के मारे, जिस सोच के मारे, जिस दुख के मारे अपनी बेटियों की शादी को कैसे कर पाएंगे, उस डर के मारे जो उन बेटियों को, अबोध बालिकाओं को कत्ल कर देते थे, उनको सहयोग प्रदान करने के लिए कि राज आपके साथ में खड़ा है। कहीं लिखा है कि 100 रुपये और कहीं लिखा है कि 500 रुपये तक की सहायता का उपबंध उन्होंने, राज सहायता का उपबंध उन्होंने किया था। आज हम जब सरकार में बैठ कर के, राज्य सरकारें हो या केंद्र की सरकार हो, चाहे किसी भी दल की सरकार हो, हम उन्हीं सब विषयों पर, जो विषय उन्होंने उस समय में अपने जीवन काल में, उन विषयों को जिन्होंने संज्ञान में ले करके समाज सुधारक के रूप में जो काम किया था, उन्हीं सब विषयों को आगे बढ़ाने के लिए आज भी हम काम कर रहे हैं, आज भी हम यत्न कर रहे हैं। शायद ये प्रेरणा भी कहीं न कहीं हमें उन्हीं के जैसे हुतात्माओं से मिली होगी। इसके लिए भी मैं आज राव साहब का बहुत सारा पुण्य स्मरण करते हुए अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। मैंने जब देखा, मैं इतिहास पढ़ रहा था, यहाँ के पन्नों को मैं खंगाल रहा, तो मैंने देखा कि यहाँ उस समय में जब राव साहब ने अपने शासनकाल में यहाँ के लोकल क्राफ्ट्स और इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए महकमा-ए दस्तकारी प्रारंभ किया। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा विजनरी कोई शासक उस समय नहीं हो सकता, जिसने एक छोटी सी रियाया, जिसमें कुछ मिलाकर के कुछ 100 गांव होंगे और शायद 1, 2, 3, 4 बड़े कस्बे होंगे, लेकिन क्योंकि इस क्षेत्र के लोगों ने अपने पुरुषार्थ के बल पर जाकर के भारत की अर्थव्यवस्था में एक कीर्तिमान स्थापित किया था, उन सबको साथ जोड़ करके, उन सबको साथ लेकर के, और हमारे इस क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए किस तरह से काम हो सकता है। आज भी हम रोजगार सृजन की योजनाओं के ऊपर काम करते हैं, विचार करते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र की इकोनॉमी के अपलिफ्टमेंट के लिए रोजगार किस तरह से हो, उसको प्रमोट करने के लिए महकमा-ए दस्तकारी प्रारंभ किया। और उस इतिहास की किताब में पन्नों में लिखा हुआ मैंने देखा, मुझे पता नहीं है कि वो आज है कि नहीं है, लेकिन अगर वो कहीं दब गया है तो मैं राजेंद्र जी से कहूँगा कि ज़रूर उसको वापस लिखाया जाए। जो उद्योग विभाग का दफ्तर है उसके ऊपर लिखा गया था महकमा-ए दस्तकारी, उस इतिहास के उस उल्लेख को निश्चित रूप से वापस जो है, अगर कहीं दब गया होगा पुताई में, टंगाई में, उसको वापस जो है जीवंत करने की जिम्मेदारी भी मैं आदरणीय पारीक साहब को और आदरणीय जीवन खां जी को आज यहाँ करके देना चाहूँगा। मित्रों, इस तरह का एक विजनरी व्यक्ति, इस तरह का एक सोच का व्यक्ति, लेकिन साथ साथ ही सामूहिक निर्णय की परंपरा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने ये पढ़ा कि उनके पुत्र की शादी का जब विवाद हुआ। मैं विवाद के कारणों में नहीं जाना चाहता, वो इतिहास के पन्नों में दफन होगा, शायद मैं उनको उघाड़ना भी नहीं चाहता, लेकिन जब वो चुनौती उनके सामने आई, तब उस चुनौती का कि अपने बेटे की शादी कहाँ हो, इसका निर्णय भी उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अकेले नहीं किया, उन्होंने सामूहिक निर्णय, जो पंच महाजन की परंपरा उन्होंने कायम की थी, अपने महाजनों को अपने, और जिसमें सब जाति और समाज का जो है वो प्रतिनिधित्व था, उन सबको साथ बिठा करके सामूहिक रूप से निर्णय किया गया। और बेटे की शादी जहां सब लोगों ने मिल करके निर्णय किया, वहीं अपने पुत्र की शादी जो है वो करना उन्होंने स्वीकार किया। मुझे लगता है कि इससे बड़ा जो है वो एक सामाजिक समरसता का और अपने लोगों पर, अपने साथियों पर विश्वास का उदाहरण जो है वो इतिहास में खोजने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा। यहाँ रेशम की फैक्ट्री लगाना, यहाँ उद्योग धंधे किस तरह से पलपें, इसके साथ साथ में यहाँ भूमि सुधार की व्यवस्थाओं को लागू करना, यहाँ पुलिस की व्यवस्था को लागू करना। और जब मैं पढ़ रहा था तो उन पन्नों में अंकित था कि उस पुलिस में हम सब के लिए प्रातः स्मरणीय, हम सब के प्रेरणापुंज, हम सब के जो है के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में, हम सब के निर्माता के रूप में जिन्होंने काम किया, उन श्रद्धेय भैरव सिंह जी को भी उनकी उस पुलिस के बेड़े में काम करने का अवसर मिला था। निश्चित ही अपने यहाँ पर कानून का राज स्थापित करने के लिए जो आधुनिक पद्धति उन्होंने बनाई, इसके लिए आने वाली कई पीढ़ियाँ भी उनके लिए स्मरण करेंगी। लेकिन ये परंपरा जीवित रहे, ये परंपरा बनी रहे, ये परंपरा आगे बढ़ती रहे, ये परंपरा निरंतर समृद्ध होती रहे, और इस परंपरा को आगे बढ़ाने का दायित्व हम पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों को देते रहें। इसके लिए भी जो प्रयास ये जो ट्रस्ट आज कर रहा है, मैं ट्रस्ट के सारे अध्यक्ष आदरणीय राव साहब और उनके ट्रस्ट के सारे साथियों का
इसके लिए अभिनंदन करना चाहता हूँ, उनका भी इसके लिए आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ। मित्रों, जन कल्याण की प्रेरणा के साथ में जो जीवन उन्होंने जिया, वो निश्चित रूप से हम जैसे लोग जिन्हें समाज में ऐसे अनेक काम करने का अवसर दिया, हम जैसे लोग जिन्हें जनप्रतिनिधि के रूप में इस वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने का अवसर मिला है, वो निश्चित ही हमें भी प्रेरित करता है और उसे आगे बढ़ने का, उसे आगे बढ़ाने का हमें सन्मार्ग जो है वो दिखाता है।